आज के इस आईएफपीएच हिंदी सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आईएफपीएच एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कोविड के समय से होम्योपैथी के नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हर रोज वेबिनार आयोजन कर रहा है। आइए आज की इस मीटिंग को शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही यूनिक और मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी हैं जो साइकोलॉजी और होम्योपैथी दोनों ही फील्ड्स में एक्सपर्टीज रखती हैं। मुझे डॉक्टर दीपमाला जी को इंट्रोड्यूस करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। डॉक्टर दीपमाला जी की एकेडमिक जर्नी बेहद इम्प्रेसिव रही है। उन्होंने सबसे पहले बीए इन साइकोलॉजी ऑनर्स किया, फिर बीएचएमएस और उसके बाद साइकेट्री में एमडी कंप्लीट की। करंटली वे पीएचडी स्कॉलर भी हैं। ये कॉम्बिनेशन साइकोलॉजी और होम्योपैथी उन्हें पेशेंट्स को समझने और ट्रीट करने में एक अलग ही पर्सपेक्टिव देता है। आज वे जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पटना में साइकेट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट्स को गाइड कर रही हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस में कंप्यूटर साइंस में ऑनर्स डिप्लोमा भी शामिल है, जो आज के डिजिटल युग में बहुत ही यूजफुल है। डॉक्टर दीपमाला जी सिर्फ एकेडमिक्स तक ही सीमित नहीं है, वे सोशल एक्टिविटीज में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं। वे गया लायंस क्लब की सदस्य और पूर्व सचिव भी रह चुकी हैं। साथ ही गया मगध होम्योपैथिक एसोसिएशन की भी सदस्य हैं। वे अपना खुद का क्लिनिक भी चला रही हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी प्रोफेशनल हैं जो टीचिंग, क्लिनिकल रिसर्च और सोशल वर्क सभी में एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब मैं डॉक्टर दीपमाला जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपना सेशन शुरू करें। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद। Am I audible? यस मैम। Am I audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। जैसा कि आज का मेरा सेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम और होम्योपैथी, इस तीनों को कंबाइन करके हम लोग एक मॉडर्न अप्रोच हमारे हेल्थ और हमारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसका कॉम्बिनेशन मैंने आज तैयार किया है। आज मैं उस पर ही अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप सबों का एक बार फिर से धन्यवाद। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम, विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके। वेटिंग रूम में एडमिन तो मैं ही हूँ, तो वेटिंग रूम में सबको कैसे मैं मतलब ये नहीं नहीं मैम, आप भी रहने मैं दीजिए, ही वो हम कर लेंगे। बताऊंगी तो मैं ही कहूँ कि मैं को-होस्ट हूँ। हाँ नहीं को वो हम कर लेंगे। वो है टेक टीम में भी है, को होस्ट वो भी है। मेरी आईटी में होस्ट है और हाँ जी हाँ जी मैम, वो डॉक्टर कभी वेटिंग रूम का वो आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं सेशन को। वो एंट्री देने का काम वो सर कर देंगे, टेक टीम कर लेंगे। ओके चलिए तो मैं हाँ जी, कंटिन्यू आप करती उसको रहने दीजिए। आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं मैम। इसमें कर रही हूँ। हाँ जी ठीक है। अभी अब मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम एंड हम्म। होम्योपैथी की तीनों टेक्नोलॉजी को साथ लेकर हम लोग हीलिंग को कैसे बैलेंस करके सेफ और मॉडर्न वर्ल्ड कैसे हम लोग तैयार करते हैं इसके बारे में। तो वन बाय वन मैं साइबर क्राइम को पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करूंगी, फिर साइबर क्राइम, और उसके बाद ये 3 फेज में मैंने इसे तैयार किया और उसके बाद मैं होम्योपैथी को करूंगी। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं साइबर क्राइम। व्हाट इज साइबर सॉरी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई। एआई मींस मशीन दैट कैन थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। ऐसी मशीन जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह वर्क करती है, ह्यूमन की तरह सोचती है, किसी चीज को सीखने की कैपेसिटी, और उसको ह्यूमन जैसे बिहेव करते हैं, किसी चीज को तुरंत में क्विक एक्टिवेट उनका माइंड करता है और वैसे वो रिजल्ट देती है। बिल्कुल आज के टाइम में एआई ने भी सेम वही का भी वही फंक्शन है। ये कैसे परफॉर्म करती है? ये इट कैन परफॉर्म कोई भी टास्क को ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोचकर अपनी सूझबूझ के साथ वो परफॉर्म करती है। ये
ये हमारे एक्सपीरियंस क्या पैटर्न है, कैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इनमें ऐसी कैपेसिटी होती है। तो ये जो कैपेसिटी इसके अंदर होती है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, पैटर्न के थ्रू ये रिकॉग्नाइज करता है, उसी के द्वारा ये वर्क करती है। तो जस्ट लाइक ये एग्जांपल हम लोग आज के टाइम में सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, चैट जीपीटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब सारे एग्जांपल्स है जिसको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप भी आपको समझाऊंगी, बताऊंगी कि इसका क्या वर्क है और ये कैसे प्रॉपर वर्क करता है। तो ये वर्क, इसका यूज है, देखिए एक डाटा, ये इसमें हम लोग डाटा फीड करते हैं, एल्गोरिदम वर्क के थ्रू ये वर्क करता है। ये आपने देखा रूबिक्स क्यूब, जो बच्चे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं वो किस तरह फंक्शन करता है, एक उसका एल्गोरिदम होता है, एक इस तरह का मॉडल तैयार किया जाता है जिसमें उसका कैचिंग पावर, उसको लर्न करने का बहुत ज्यादा उसमें क्रिएटिविटी होती है। वो तुरंत अगर वो एल्गोरिदम उसे पता है तो वो तुरंत उसको सॉल्व कर देगा। तो बस बिल्कुल सेम चीज उसमें है। ये एआई में जो हम लोग डाटा फीड करते हैं वो एल्गोरिदम और मॉडल्स के बिल्कुल उसी आधार पर ये रहता है, वो तैयार किया जाता है जिसमें किसी चीज को लर्न करने का, किसी चीज को प्रेडिक्ट करके वो तुरंत प्रॉब्लम जो रहेगा उसको सॉल्व करने का उसमें कैपेसिटी होता है। तो उसमें समझिए जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसमें डाटा फीड करेंगे ये उतना ही स्मार्ट वर्क करता है। ये सेम बिल्कुल इसके ये मिमिक्स करता है ह्यूमन लाइक ब्रेन्स। अपने एक्सपीरियंस हमने पास्ट में कैसे एक्सपीरियंस किया है, कैसे हम लोग किसी चीज को कैसे हम लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं, उसके हिसाब से एनालाइज करके जवाब देते हैं, बिल्कुल ये जस्ट लाइक ये मिमिक्स करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस की तरह। तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस किस फील्ड में आज के टाइम में तो एवरीडे हर टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं, बट स्पेशली ये एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा इसका वर्क है। हेल्थ केयर, जो कि मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, हेल्थ केयर में इसका बहुत अच्छा हम लोग जो इसका यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग, आप बैंक में भी जा रहे हैं आज, रिसर्च में भी इसका बहुत अच्छा यूज हो रहा है, लोग इसका एडवांस लेवल पे यूज कर रहे हैं। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। और आइए पहले सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग डे टू डे लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को कैसे यूज करते हैं घर बैठे। तो सबसे सिंपल अभी है कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग जो, तो कोई भी हो, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, घर बैठे बैठे कर रहा है। वो कैसे हो रहा है, कैसे आप कर रहे हैं शॉपिंग, ये एआई ने हमारे अंदर वो फैसिलिटी हमें वो दिया है कि घर बैठे आप शॉपिंग कर ले रहे हैं। वो सारी फैसिलिटीज आपके मोबाइल में किया गया है। तो वो कैसे, वो एक पैटर्न डिजाइन मॉडल तैयार किया गया उसी के हिसाब से। आप आज के टाइम में हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, एप्पल एंड्रॉइड सारे सिस्टम हो गए हैं, उसी हिसाब से वो यूज कर रहे हैं। तो उसमें सिंपल सा एक ये देखिएगा, फेस रिकॉग्निशन का भी एक, आपने फोन को कैसे प्रोटेक्ट कर रखा है, लॉक कर रखा है। तो फेस के थ्रू भी आपने फोन को अपना लॉक रखा। वॉइस असिस्टेंट, जो मैंने बताया कि वॉइस असिस्टेंट क्या, एलेक्सा, सीरी, जो आपने कमांड किया, जो बोला, आपको उसमें टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने बस आप कैसे किसी बात को ऑर्डर देते हो वैसे ही आप बोलकर, अपनी बातों को टेक्स्ट करके नहीं, बोलकर आप वॉइस के थ्रू ही असिस्टेंट करके आपने उसे कम दे दिया और वो आपका काम पूरा हो जाएगा। यूट्यूब पे भी आ रहे हैं चैट बॉक्स, ये सारे वॉइस एक्टिवेटेड वर्चुअल असिस्टेंट है, जो कि आप हर कोई, बच्चे बड़े बूढ़े, हर का जिस फील्ड में भी हो वो सब लोग इसका यूज कर रहे हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं हेल्थ केयर में इसका क्या यूज है, क्योंकि हेल्थ केयर को मैं इसमें ज्यादा इस पे प्रेशर में डाल के बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग सारे लोग जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं सब हेल्थ केयर से ही जुड़े हुए हैं। तो एआई का हम लोग हेल्थ केयर में क्या यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो ये हेल्प करता है डॉक्टर्स को किसी भी डिजीज को अर्ली स्टेज में ही रिकॉग्नाइज करने का। अगर आपने, अभी तो एआई के थ्रू स्कैनिंग हो रही है, सब कुछ जानी, जिसमें क्लियरिटी बिल्कुल होती है, किसी भी डिजीज को डायग्नोस कर पाते हैं अच्छे से, एक्यूरेसी होती है, डॉक्टर्स का टाइम भी बचत हो जाता है, और वो उस हिसाब से सिस्टम में असिस्ट करते हैं कि हमारे ड्रग का क्या डिस्कवरी, क्या कौन सा न्यू ड्रग आएगा उससे रिलेटेड, जिसमें हमारा बिल्कुल एक्यूरेसी हो, परफेक्ट हो, और पेशेंट का टाइम टू टाइम मॉनिटर भी हो सके। इसके लिए बहुत सारे हेल्थ मॉनिटरिंग एप्स भी आ रहे हैं, जो हेल्दीफाई जो ये ऐप है वो उसी से रिलेटेड ही है। अब बेनिफिट्स क्या हैं एआई के, तो सबसे पहले बताया कि ये टाइम सेविंग है, ये हमारी एक्यूरेसी को
और भी ये इंक्रीज करती है। और ह्यूमन माइंड में भी ये जो एरर हो सकता है, क्योंकि मनुष्य में जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, मे भी ये कहीं पे गलत हो सकती है किसी टाइम में। बट इसमें तो सिस्टम में जो हमने फीड किया है, जितने एक्यूरेसी के साथ जो डाटा हमने किया, उसके हिसाब से ये वर्क करेगी। तो ये ह्यूमन माइंड को या ह्यूमन एरर को ये रिड्यूस भी करती है। अब आइए एआई का होम्योपैथी में क्या रोल है, इसके लिए मैं बताऊंगी। सबसे पहले कि आज हम लोग केस को जो पहले पेपर पे पेन पेपर से रिपोर्टराइज करते थे, उसमें कितना टाइम लगता था। अब तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि क्विकली रिपोर्टराइज हम लोग किसी भी केस को कर रहे हैं। और ये जैसे ही रिपोर्टराइज करते हैं, टू मेनी मेडिसिन देखते हैं, आप सजेशन के सामने सजेस्ट कर देता है हमारे लिए, उसे जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमने फिट किया है। तो ये हमारा ये हेल्प करता है किसी भी केस को क्विकली एनालाइज करने में। हमारे लिए टाइम सेविंग हो जाता है कि क्विकली मैंने रिपर्टराइज कर लिया। अब मैं हमारे सामने टू मैनी मेडिसिन आ गए रिकमेंड कर, अब हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग समझ कर उस चीज को एनालाइज करके हम लोग क्विकली उसको मेडिसिन निकाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, साथ साथ ये हमारे रिसर्च में आगे बड़े स्केल पे स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिशनर के लिए, रिसर्च के काम के लिए भी, और भी नए नए लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और ज्यादा अच्छे से हम लोग इसको एक्यूरेसी के साथ आगे कर सकते हैं। तो अभी इसका हम लोग आगे पेशेंट डाटा मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो एआई के थ्रू हम लोग पेशेंट का रिपोर्ट जो है डिजिटली बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले हम लोग पेन पेपर कॉपी में सारा डेटा को लिखते थे। अब तो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कर दिया, तो डिजिटल इंडिया सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं रहा, वो हर ईच एंड एवरी फील्ड में उन्होंने डिजिटल कर दिया। और हमारे रिसर्च में जो बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक किसे माना गया है, कि हम लोग रिसर्च बेस पर हम लोग पूरा डाटा को एंट्री करके दिखाए, रिकॉर्ड दिखाए कि क्या हमारा पेशेंट का इम्प्रूवमेंट है, हमने कौन मेडिसिन कैसे किस तरह से दिया, क्या वर्क किया, वो हर सारा चीज आप डेटा के साथ रिकॉर्ड करके दिखाए। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, टू मैनी केसेस हमारे पास है। तो डिजिटली ये सब रिकॉर्ड करके हम लोग डाटा को सिक्योर करते ऑर्गेनाइज वे में, ताकि हम लोग हर एक उसके पेशेंट के ट्रीटमेंट को ट्रैक करें, और कौन सा हमारा मेडिसिन जो हमारी रेमेडी जो हम लोग चला रहे हैं वो प्रॉपर कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, कहाँ पर कैसे क्या वर्क कर रही है, कहाँ वो फेल हो रही है, कहाँ सक्सेस हो रही है। ये हम लोग पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ हम लोग उसे शो कर सकते हैं। तो ये मैंने भी बताया कि ये आगे जाकर जो हम लोग रिसर्च में कर रहे हैं, तो बहुत सारे लार्ज स्केल पर हमारे पास होम्योपैथिक डाटा भी है रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे लिए आगे के लिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा ये वर्क है, यूजफुल है हमारे लिए। अभी एआई पावर डायग्नोस्टिक टूल, इसका कैसे हम लोग क्या समझते हैं, ये करते हैं क्या कि टू मेनी सिम्टम्स थे, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ केसेस है, सबके सिम्टम्स है, जो कि अगर हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो होम्योपैथिक हर एक सिम्टम्स अगर मिलाएं, इस केस का उस केस का, एक केस का उस केस, बहुत सारे केसेस का सिम्टम्स क्या सब एक दूसरे से टैली करेगा, कुछ तो कुछ सिम्टम्स मिलेगा। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए ये बहुत अच्छा डायग्नोस्टिक टूल है, जो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ये बहुत सारी मेडिसिन सजेस्ट करती है कि आप ये मेडिसिन दे सकते हो। लेकिन इसमें मैं ये चीज और ये बोलूंगी कि ये ओनली सजेस्ट करेगी, लेकिन इसके लिए ह्यूमन वेरिफिकेशन, इस पे डॉक्टर्स का सलाह लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप एआई के थ्रू आपने जो देख लिया गूगल पे, अभी सब लोग गूगल डॉक्टर का जो ज्ञान लेते हैं कि मैं गूगल पे इस डिजीज का मेडिसिन डाल दो और कौन सा मेडिसिन आएगा वो सजेस्ट करके 10 12 15 जो भी मेडिसिन दे दिए, उसी के आधार पे आप खा लिए। और मेडिसिन अगर आपका वर्क नहीं की तो कहेगा होम्योपैथी वर्क नहीं करती है। ऐसा नहीं, क्योंकि वो सजेस्ट करती है आपको प्रॉपर, आपको गाइडेंस भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स का सलाह लेकर ही, कहा भी जाता है डॉक्टर्स की सलाह लें। तो ये ऑलवेज ये कहता है क्या कि इट नीड्स ह्यूमन वेरिफिकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डाटा बेस्ड है। ये जो भी आंसर्स आपको मिलते हैं डाटा बेस्ड रहते हैं, जो डाटा आपने फिट किया उसके अकॉर्डिंग क्लियरिफाई करने के लिए, सिम्टम्स को मिलाने के लिए आपको डॉक्टर्स का जरूरी है उसका कंसेंट लेना। तो एज ए ये सपोर्टिव टूल है, ना कि ये रिप्लेसमेंट है प्रैक्टिशनर के लिए। जो मैंने बताया कि अगर अगर ऐसे ही सब लोग अपना ट्रीटमेंट करते रहे तब तो किसी डॉक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई प्रैक्टिशनर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें एआई ये हेल्प करता है एज ए सपोर्टिव टूल।
और क्या क्या बेनिफिट्स हैं एआई का यूज, जो भी डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर जो है अगर ये यूज करते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये सेव्स टाइम। ये सबसे पहले तो हमारा समय रिपोर्टाइज करने में बहुत ज्यादा समय हमारा बचा कर देता है, और डॉक्यूमेंटेशन हमारा बहुत अच्छा रह जाता है, हो जाता है। इसकी वजह से मैंने बताया कि एक्यूरेसी आती है, और हम जो भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हमारे सामने 4-5 मेडिसिन, जो भी माइंड हमारा कंफ्यूज रहता है, वो सारा सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन सजेस्ट कर दिया। अब आप उसमें से कंफर्म करें कि कौन सा मेडिसिन प्रॉपर है उसके लिए, पेशेंट के अकॉर्डिंग। और ये पेशेंट के लिए बताया ये कहा जाए कि डॉक्टर्स को और ज्यादा से ज्यादा समय दे मिल जाता है कि पेशेंट के साथ और अच्छे से इंटरेक्ट कर सके, उसे और अच्छे से समझ सके, ताकि वो और अच्छा फोकस करके उसे प्रॉपर डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका कर सके। हाँ, कुछ लिमिटेशंस एंड एथिक्स भी हैं जरूर, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मतलब बिना खर्च किए तो ऐसे नहीं हो सकता। आप अगर ये कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सॉफ्टवेयर थोड़े से कॉस्टली आते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। और इसके कुछ लिमिटेशंस है कि ये सिर्फ हम ये होम्योपैथिक फील्ड में ही मैं नहीं करी, मैं बहुत सारे जगह पे देखेगा बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में ये इट कैन रिड्यूस ह्यूमन जॉब्स। तो अभी एआई प्रॉपर वर्क हर जगह करने लगा, बहुत जगह बहुत सारे कंपनी में एआई काम कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत को रिप्लेस कर दिया गया, ह्यूमन लोगों को जो जॉब कर रहे थे उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो ये चीज थोड़े से इसकी लिमिटेशंस हैं। लेकिन ये एक चीज सबसे बड़ा इसका लिमिटेशंस ये है कि ये डाटा क्वालिटी पर, मैंने बताया कि डाटा क्वालिटी पर ही ये वर्क करता है। अगर आप रॉन्ग डाटा एंट्री करेंगे तो रॉन्ग रिजल्ट होगा, अगर आपने बहुत अच्छा क्वालिटी आपका डाटा का बहुत अच्छा, तो उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा डाटा का अच्छा होना, एक्यूरेट होना और प्राइवेसी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अब मैंने बताया कि ये ह्यूमन जजमेंट को तो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो एथिकल जो कुछ इसकी नीति है वो भी बहुत जरूरी है, प्राइवेसी को भी रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए हर किसी का, और ह्यूमन वैल्यूज का तो हमें बिल्कुल ही, हम लोगों को बस सबको पता है कि ह्यूमन वैल्यूज को अगर हम लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो हमें सबका रिस्पेक्ट करते हुए हर चीज का एथिकल वैल्यू को भी समझते हुए इसका यूज करना चाहिए। अभी ये मैंने फर्स्ट फेज एआई के बारे में बताया। अभी अब सेकेंड फेज में साइबर क्राइम, क्योंकि जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारी सोच, मुझे नहीं लगता कि हमारी सोच जहां नहीं जाएगी उससे भी अपर लेवल का हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। तो इसमें हमें सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी, तो कहते हैं क्राइम भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। क्राइम पहले था कि चोरी, क्या बोलते हैं, डकैती, ऐसा, अब वो साइबर क्राइम हो गया। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर क्राइम भी आता है। अब ये साइबर क्राइम क्या है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को मैंने लिया कि चलो मैं अब इसे भी समझाती हूँ, बताती हूँ कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू, जो आप घर बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के थ्रू ये क्राइम कर सकते हैं। और इस क्राइम में कैसे किया था, किसी के पर्सनल डाटा को, बैंक डिटेल्स को, या आपकी ऑनलाइन जितनी भी आइडेंटिटी है उसको ये टारगेट्स करता है, उसको ये मतलब उसको चुराता है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी जितना डिजिटल होती जा रही है, समझ जाइए साथ साथ क्राइम भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत तेजी से साथ बढ़ रही है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे हैकिंग हो रहा है, कहते किसी का अकाउंट हैक हो गया, ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, किसी की आइडेंटिटी चोरी हो रही है। तो किस किस फॉर्म में ये चोरी हो रही है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि साइबर क्राइम्स के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने बताया हैकिंग अभी सबसे बड़ा तो ये हैक करने का, ये आप देख लीजिए कि हैकिंग पे सबसे पहले जो सिस्टम को हैक कर लिया जाता है, कहते कि आपके एक अकाउंट को हैक कर लिया, या आप जो सिस्टम पे आप वर्क कर रहे हैं आपके सिस्टम को ही पूरा उन्होंने हैक कर लिया। तो हैक आप क्या कर रहे हो, अगर आपका किसी ने मोबाइल हैक कर लिया तो आपके मोबाइल में कौन क्या कैसे किस तरह से है वो सब कुछ उसे पता हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बैंक से, अकाउंट से सारा पैसा खत्म हो गया। या और भी सिर्फ पैसे की बात पर नहीं, बहुत सारी चीज पे हैक अगर हो गया आपका सिस्टम,
तो कुछ भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको पता चलेगा कुछ टाइम के बाद। ये फिशिंग, फिशिंग क्या होता है? फिशिंग एक जस्ट लाइक ये फेक ईमेल बनाया जाता है। जैसे मेरा दीपमाला है, मैं डॉक्टर दीपमाला, तो मेरे ही मेल से अगर मेरे में अपना गूगल जीमेल पे या yahoo.com पे जिस पे मैंने बना, वो मेरा फेक डुप्लीकेट एक मेल्स तैयार कर लेगा और उसके थ्रू ये मैसेज देकर डाटा को चोरी करेगा। तो ये फिशिंग हो गया। ये ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं, स्कैम, बहुत सारे फेक वेबसाइट्स बनते हैं। ये मालूम, एक चीज मैं इसमें और बताती हूँ कि अच्छा पहले इस पेज को मैं बता रही हूँ। आइडेंटिटी किसी की चोरी हो गई, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो कहते हैं इलीगली लीक हो गई, तो ये पता है, क्योंकि ये बहुत अपर लेवल का ये क्राइम है। ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता, ये पढ़े लिखे हाईली वेल एजुकेटेड इंसान के साथ ही होता है। और ये जो क्राइम करते भी है ना, वो भी काफी वेल एजुकेटेड होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बिना अनपढ़ गवार का ये काम नहीं है। ये काम वही कर सकता है जो करता है, ये काम करता है, वही लोग ये काम भी कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ब्रिलियंट माइंड की भी जरूरत है। तो क्राइम में समझ जाइए कि ये पढ़े लिखे इंसान ही क्राइम कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। इसमें मैं एक अपना मैंने दो डिवाइस से ज्वाइन किया है। एक और भी डिवाइस है डॉक्टर दीपमाला, काइंडली आप उसे होस्ट बनाए। मैं इसमें कुछ दिखाना चाह रही हूँ, मैं दूसरे अपने मोबाइल से ज्वाइन करके, काइंडली आप उसे होस्ट बनाएंगे। एडमिन जो होस्ट जो भी है, काइंडली मुझे एक और डिवाइस से जुड़ी हुई हूँ, उसे आपको होस्ट बना दें, तो ताकि मैं उसका भी स्क्रीन शेयर करके मैं बता दूँ। मुझे कुछ वीडियो, क्योंकि टेक्नीशियन ही सिर्फ होस्ट है, कोई और होस्ट तो है नहीं। टेक टीम, आप एक बार मैम जो कह रहे हैं उसको रिक्वेस्ट को प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं दीपमाला नाम से भी, हाँ जी मैम, एक मिनट। काइंडली उसे आपको होस्ट बना दें। क्योंकि मैं जो एग्जांपल देने जा रही हूँ, साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम कैसे कैसे क्या क्या होते हैं, उसके बहुत दो बेस्ट एग्जांपल है वीडियोस के थ्रू। तो मेरे कंप्यूटर में मैंने वो सेव नहीं कर रखा है, मैंने मोबाइल में है, तो वो मैं दिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि ताकि हर कोई अवेयर हो। हाँ जी मैम, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं भी करवा रही हूँ। डॉक्टर पंकज है नहीं, डॉक्टर पंकज होते हैं। पंकज कुमार सिंह ने ज्वाइन तो किया है, बट वो, अच्छा चलिए, अब अगर वो मेरी बात मैम सुन रहे आप हो तो, आप भी बना सकते हैं वैसे, एक बार आप क्लिक करके ट्राई मैं कीजिए। नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ एक्चुअली, मैं होस्ट नहीं हूँ। मैं होस्ट होती अच्छा एक तो मिनट मैं मैम, तो कर रहे हैं हाँ। अभी। हुई मेरी बात हो गई, एक मिनट वो कर रहे हैं। हाँ, तब तक मैं साइबर बुलिंग को एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। साइबर बुलिंग क्या? साइबर बुलिंग समझ लीजिए जस्ट लाइक एक धमकी है। एक मतलब ये धमकी या बदमाशी भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि मोबाइल, इंटरनेट, मोबाइल फोन या कहते हैं कंप्यूटर, टैबलेट, इसी के थ्रू, मतलब कोई भी डिजिटल डिवाइस के थ्रू ही ये बदमाशी या धमकी दिया जा सकता है। तो ये क्या बोलते हैं इसको, ऑफलाइन धमकी से ये अलग होता है। इसमें क्या मतलब कि जस्ट लाइक आप इसको ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हो। ब्लैकमेलिंग में इसके, ये सोशल मीडिया पर मान लीजिए गलत ढंग से दिखाया गया, आपको मतलब गलत ढंग से आपको एक्सपोज किया जा रहा है, आपके पोस्ट को गलत ढंग से पोस्ट करके दिखाया जा रहा है, जिसके आपको वहाँ क्या बोला था, धमकी, क्या इसको कह सकते हैं, स्कैम जो बोलते हैं, मतलब आपको इसमें इतने भयंकर तरह से। यस हाँ, डॉक्टर पंकज पोस्ट हो गए हैं। डॉक्टर पंकज, आप मुझे, मैंने एक और डिवाइस से ज्वाइन किया है, आप उसे भी को होस्ट बना दें।
ताकि मैं अपने मोबाइल से भी कुछ स्क्रीन शेयर करके कुछ एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ। हाँ, तो इसे मैं ये बोल रही हूँ, ये सोशल मीडिया के थ्रू आप ये बताया जा रहा है, ये जो साइबर क्राइम जो होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। लेकिन जान जाइए कि अगर ये एक बार अगर स्प्रेड कर गया तो इसको बहुत डिफिकल्ट है कि इसको रिमूव किया जाए, क्योंकि बहुत ही तेजी से ये फैलता है। ये सोशल मीडिया कहते हैं ना कि मतलब तुरंत किसी को वायरल कर देना जो बोलते हैं, जस्ट लाइक ये वायरल कर दिया गया। तो ये साइबर बुलिंग का एक बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है। अभी साइन ऑफ साइबर क्राइम, ये साइबर क्राइम्स के क्या क्या साइन, हाँ डॉक्टर उसने कर दिया ना, यस। अभी मैं 1 मिनट इसको दूसरे डिवाइस से शेयर करने के लिए मैं यहाँ का स्क्रीन शेयर स्टॉप करूंगी तब इससे करूंगी। डॉक्टर जी मैडम, पंकज, अपने आप वो स्टॉप हो जाएगा। अगर दूसरा करिएगा तो पहला वाला स्टॉप हो जाएगा, या फिर उसको अच्छा स्टॉप वो करके अपने आप उससे स्टार्ट स्टॉप हो करेंगे। जाएगा। ठीक ठीक है, हम्म। मैं ट्राई कर रही हूँ, जस्ट a minute। नहीं होगा तो फिर स्टॉप करके उसको स्टार्ट करिए। हाँ ठीक ठीक, ओके। आवाज आ रही है? नहीं मैडम, आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन जहाँ पे शेयर ओके, किया है ना वहीं पर देखिए थ्री एक्सटेंशन है डॉट डॉट एपी के, ऑप्शन होगा। डू नॉट थ्री डाउनलोड। देखिए डॉट आवाज आ ऑप्शन रही है? एपी के सिस्टम्स जो होते हैं, एपी के आ फाइल्स रही जो होती हैं, वो आपने जैसे ही फोन में डाउनलोड किया, देखिए नया आवाज आ फ्रॉड रही है चल ना रहा है अभी? जिसमें आपके फोन पे डॉट एपी के जी मैडम, एक्सटेंशन, आवाज आ रही जैसे है। हम लोग इमेज डाउनलोड ठीक है, करते हैं तो ओके। जेपीईजी होती है या पीएनजी होती है, हाँ, एपी के एक्सटेंशन का, मान लीजिए शादी का कार्ड आया, शादी का कार्ड एक्सटेंशन है डॉट एपी के, डू नॉट डाउनलोड। एपी के सिस्टम्स जो होते हैं, एपी के फाइल्स जो होती हैं, वो आपने जैसे ही फोन में डाउनलोड किया, आपका बिल्कुल डुप्लीकेट फोन उनके पास पहुंच जाएगा। उन्हें सब आपके फोन में आपके से चैट कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, दे विल नो एवरीथिंग। वो आपका पूरा खाता खाली कर देंगे, क्योंकि आपका वो लोग बेसिकली आपके मोबाइल को अब दूसरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वो आपकी गूगल पे ऐप एक्सेस करेंगे, ओटीपी आएगा, वो आपके मैसेजेस को पढ़ सकते हैं, वो ओटीपी डाल के आपका पैसा निकाल सकते। वो एपी के फाइल डाउनलोड, फोन हैक होना, फेसबुक हैक होना, ये सब एपी के फाइल की वजह से हो रहा है। तो डॉट एपी के एक्सटेंशन पे ध्यान रहे। नया फ्रॉड चल रहा है जिसमें आपके फोन पे डॉट एपी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक नई तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर ठगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का इनविटेशन कार्ड भेज दिया। जिन लोगों ने शादी के इस निमंत्रण पत्र को खोला, उन सभी का मोबाइल फोन हैक हो गया। शादियों की सीजन शुरू होने ही वाला है और इसीलिए लोगों को लगा किसी ने शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े करीब 100 लोगों ने निमंत्रण पत्र खोल दिया और इन सभी लोगों के मोबाइल फोन हैक हो गए। पुलिस का कहना है कि शादी का निमंत्रण पत्र एपीके फाइल में भेजा गया था। एपीके का मतलब होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन का फाइल फॉर्मेट है जिसके जरिए कोई भी असुरक्षित मोबाइल ऐप इंस्टॉल की जा सकती है। ये खास तौर से एंड्रॉइड मोबाइल फोन के लिए बनाया जाता है, जिसे बाहरी लिंक की मदद से दूसरे के मोबाइल फोन पर इंस्टॉल करवाया जाता है। अगर आपके मोबाइल पर एपीके फाइल इस फॉर्मेट में कोई भी शादी का निमंत्रण पत्र आए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये साइबर ठगों का नया जाल है। कहाँ पर थी? हैकिंग का तो मैंने बता दिया। हाँ, साइबर बुलिंग। अभी जो मैंने वीडियो दिखाया वो क्लियर सुनाई दे रहा था? हाँ, अभी मैं उससे आगे चलती, क्या क्या कौन कौन से साइबर क्राइम के साइंस हैं। तो मैंने बताया कि स्ट्रेंज ईमेल्स आते हैं, लिंक्स आते हैं, अननोन लॉगिन अलर्ट्स आते हैं, इसके लिए सडन आपका मनी लॉस हो जाएगा। तो ये सारे साइन हैं कि आपको अचानक आपके मेल में एकदम बिल्कुल अलग लिंक आने लगेंगे, स्ट्रेंज आपके बहुत सारे ईमेल्स आने लगेंगे। तो उन सबको क्लिक नहीं करना। आपका अपने आप लॉगिन अलर्ट्स जो है हो जाते हैं, वो अलर्ट हो जाएंगे, आपका मनी लॉस हो जाएगा। तो ये सब साइबर क्राइम की ये सब साइंस है। अब हेल्थ केयर में कैसे साइबर क्राइम्स होते हैं, तो ये जो हैकर्स होते हैं, ये हैकर्स का क्या काम है? पेशेंट, ये हमने हेल्थ केयर की बात करी, अलग सिस्टम की बात करी, क्योंकि हर फील्ड में, ईच एंड एवरी फील्ड में क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स बहुत सारे। मैं यहाँ पर हेल्थ केयर को बार बार उस पर ही बता रही हूँ कि हेल्थ केयर में किस किस तरह के फ्रॉड्स होते हैं। तो हैकर्स क्या करते हैं? मेनली ना पेशेंट के रिकॉर्ड को
हमारे हॉस्पिटल के डेटा को वो चोरी कर लेते हैं। तो ये डाटा चोरी करके क्या करते हैं, जो हमारा जो मेडिकल किसी का डाटा होता है उसका मिसयूज करते हैं, जो कि मे भी ये फ्यूचर में आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे क्लिनिक्स को हमें अपने, क्योंकि हम लोग डिजिटली हो गए, हम लोग सब कुछ अपने सिस्टम के द्वारा कर रहे हैं, तो अपने क्लिनिक्स को हम लोग अपने सिस्टम्स को जरूर सिक्योर करके रखना चाहिए। जो हमारा रिकॉर्ड जो हमने कीपिंग कर रखा, रिकॉर्ड कीपिंग को सिक्योरली रखना चाहिए। और क्या क्या अगर ये हमारे डाटा लीक हो जाते हैं तो क्या क्या हमें ये सब खतरा हो सकता है, हम लोग किस किस डेंजर में हम लोग को इसको फेस कर सकते हैं। तो क्या ये लीक डाटा क्या होता है, या तो वो चोरी हो जाएगा, कोई हमें धोखाधड़ी में फंसा सकता है, उसके लिए यूज कर सकता है। और ये सब होने से क्या होता है, हम लोग सबसे पहले डॉक्टर्स, जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो वर्कर्स होते हैं, एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, या जो भी कंपाउंड, जो भी सिस्टम में जो लोग भी आते हैं, उनका उन पर से पेशेंट का क्या है, अपना उनका विश्वास वो खो देते हैं। पेशेंट क्या लूज, उनका ट्रस्ट हो जाता है हेल्थ केयर इस सिस्टम से ही। तो कहते हैं अरे उनका तो बहुत फ्रॉड होता रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, बहुत ही प्रोटेक्टेड डिवाइस को यूज करना चाहिए, फाइल्स को प्रोटेक्शन के साथ रखना चाहिए। अब हम लोग समझे कि हम लोग खुद को कैसे ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं, हम लोग कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, कि हम लोग कैसे सावधान रहें ऑनलाइन। क्या, क्योंकि हर एक चीज ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल से कुछ खरीद रहे हो, ले रहे हो, कर रहे हो, छोटा सा ओटीपी का पता है कि ओटीपी आपको पता भी नहीं चलेगा, स्ट्रेंजर का फोन आ गया, किसी को मर्ज कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो से मैंने सिंपल से 2 ही वीडियोज के बारे में, ठीक है, फाइल के बारे में आपको सिर्फ बताया। ऐसे बहुत सारे साइबर स्कैम। तो हम लोग ऑनलाइन खुद को कैसे बचाए, कैसे प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले जो भी डिवाइस यूज कर रहे, मोबाइल हो, आज हर कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, जो जिस तरह से भी आपने डिवाइस इंटरनेट के थ्रू कोई सी भी जिस भी जो है, उसको पहले बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें। अपने पर्सनल डिटेल्स कभी भी किसी से शेयर ना करें। इवन अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम में हो तो पेशेंट के डाटा को बोला जाता है बहुत प्राइवेट होता है, उसको पब्लिकली बिल्कुल भी ना करें, किसी से शेयर ना करें। और कोई भी ऑनलाइन ये लिंक्स हो, अटैचमेंट हो, तो उन सब से थोड़ा अपने आप को अवॉइड ही करें, इन सब से बचे। और ये होम्योपैथ में साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, कैसे, तो इसके लिए भी मैं बता, क्योंकि जो हम लोग अपना सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे, उसको एंटीवायरस उसमें प्रोटेक्शन के साथ, एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ रखे, उसको प्रोटेक्ट करके रखे, पेशेंट के डाटा को बहुत ही गोपनीय ढंग से, इंक्रिप्टेड जो बोलते हैं, गुप्त रूप से रखें। और टाइम टू टाइम अपने जो पेशेंट का डाटा को है उसको बैकअप हमेशा करते रहें, ताकि वो डिलीट ना हो, हमारे लिए फ्यूचर के लिए वो रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। और सोशल मीडिया का जमाना, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारा जो भी सोशल मीडिया पे सब लोग जुड़े हुए एक्टिव रहते हैं, उनका जमाना, अभी का टाइम का नीड है कि आप वे बिना सोशल मीडिया से जुड़े आप रह भी नहीं सकते। हर कोई, बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर, टीनेजर, हर कोई रहते हैं। तो कुछ भी पोस्ट करने से पहले 1000 बार सोचें। अपना पर्सनल डाटा कुछ भी हो, पेशेंट रिलेटेड अगर हेल्थ केयर सिस्टम से हो तो उसको सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी शेयर ना करें। ना पर्सनल डाटा, तो प्राइवेट चीज को बिल्कुल भी ना एक्सपोज करें। और यहाँ पर मैं एक चीज और बोलूंगी कि अब ये सिर्फ हेल्थ केयर की बात नहीं है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि हर एक चीज सिस्टम में स्टोर रहता है, आप किसी भी चीज का बैकअप ले सकते हो। अभी सिर्फ सिंपल सा एक, मैं सोशल मीडिया का जमाना है, ये फेसबुक, इंस्टा का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, हर कोई उस पर कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। या आप व्हाट्सएप पे यूज कर रहे हो, चैट कर रहे हो, चैट करने के बाद डिलीट कर दे रहे हो, तो वो आप सोचोगे क्या कि डिलीट हो गया, मैंने जो भी चैट कर लिया, जो भी वीडियोज वगैरह वैसे बना दिए, कर दिए, मैंने डिलीट कर दिए। लेकिन वो ये चीज आप पहले सोचो कि हैकर्स जो होते हैं या स्कैम होता है, किसी भी तरह का फ्रॉड होता है, वो बैकअप, वो स्टोर रहता है डाटा, वो पूरी तरह से डिलीटेड नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं, अगर कोई आपको फ्रॉड में चाहे करना, फंसाना, स्कैम करना चाहे, आपके साथ कुछ भी फ्रॉड करना चाहे, तो वो बैकअप ले सकता है, वो कर सकता है। तो कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचे, मतलब बिना जाने समझे कि
हो सकता है बहुत लोग उसको एंजॉय के लिए भी करते हो, किसी भी तरह का। मैं किसी के लिए पर्सनली नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ बात, मतलब कुछ भी अगर आप पोस्ट कर रहे हो तो उसको सोच समझ के करो और बहुत ही रेस्पेक्टफुल रहो किसी के लिए, चाहे आप पर्सनल पोस्ट कर रहे हो या प्रोफेशनल हो, इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुल रहो। और अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आते हैं, मैं तो कहूंगी उन सब से भी बचिए जरूर। हर चीज जरूरी नहीं है कि आप जिनको नहीं भी जानते हो या आपके बहुत फैन फॉलोअर्स हो गए, उसी फैन फॉलोअर्स में बहुत कभी कभी बहुत गलत भी हो जाता है। तो इस चीज से थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करें, प्राइवेट रखें, अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखें। और अगर किसी तरह का ऑनलाइन अब्यूज अगर हो रहा हो तो अर्ली ही तो आपको उसको रिपोर्ट भी करें, ताकि आपको आगे जाकर फ्रॉड में ना फंसे। इसमें बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स का और टीचर्स का भी है, क्योंकि जमाना इंटरनेट का ही हो गया है। आप कुछ भी करो, आप इससे बच नहीं सकते। फिर बच्चे हो बड़े हो, मैं बार बार इस चीज को बोल रही, क्योंकि हमारा सिस्टम ही इस तरह से हो गया है डिजिटल। हम अगर बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे, कंप्यूटर नहीं देंगे, तो आज के टाइम पर डिमांड है, वो पढ़ाई कैसे करेंगे? कहेंगे सिर्फ बुक कॉपी किताब से पढ़ाई का वो जमाना चला गया। अब जमाने के साथ चल रहे हैं, सिस्टम के साथ चल रहे हैं। तो सिस्टम अगर आपने बच्चों को दिया है, मोबाइल दिया है, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो कैसे क्या कर रहे हैं उस चीज को भी आप उनको प्रॉपर गाइड भी करें कि इंटरनेट का सेफ्टी के साथ कैसे यूज करें। टाइम टू टाइम बच्चों का गाइड करने का ये सिर्फ पेरेंट्स का ही रोल नहीं है, टीचर्स का भी रोल है, पेरेंट्स का दोनों का साथ है। आप अपने बच्चों को मॉनिटर करते रहे कि वो काफी टाइम से अगर उस पर एक्टिव है तो क्या क्या कर रहे हैं, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में वो फंस रहे हैं तो उनको इनकरेज भी करें ओपन कम्युनिकेशन के लिए, हेजिटेट ना हो, निसंकोच होकर बच्चे बताए कि इस तरह की बात हो गई, ताकि आप फ्यूचर में उनको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और हाँ, मैं ये कहूंगी कि ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं तो उनको थोड़ा रिकॉग्नाइज भी करें, समझे भी। जो कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है, ऐसा है जो कि मतलब विश्वास करने लगे, जो कहते हैं ना कि ये बोल सकते कोई चीज जो बिल्कुल सच जो लगना कहता है, अरे बाबा इतना सही भी हो सकता है, जो बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा ना थोड़ा उसमें आपको सोचने की जरूरत है। जो ऐसे ऑफर्स आते हैं जो बहुत अच्छा ऑफर है, तो इन सब चीजों को से थोड़ा सा अपने आप को सावधान रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। तो जो बहुत अच्छा ऑफर है तो कहीं ना कहीं आप झांसे में भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ये ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जो उसको पहले आप समझे। कोई भी वेबसाइट पे यूआरएल जो होते हैं वो सबको बहुत ही सावधानी से यूज करें। अगर उसे खरीद रहे हैं या लॉग इन कर रहे हैं तो उसको केयरफुल्ली ही ये करें। और कोई भी सस्पिशियस ईमेल्स आपको दिख रहा है तो तुरंत इमीडिएटली आपको रिपोर्ट भी करना चाहिए। हमारे लिए है, हमारे इंडिया में साइबर लॉ भी बहुत ज्यादा IT एक्ट 2000 के तहत भी इसके बारे में एक्ट भी आया हुआ है। आप इसे डीपली आप गूगल पर सर्च करके आप देख भी सकते हैं। ये एक वेबसाइट भी है cybercrime.government.in पे। आप इस वेबसाइट पे जाकर किसी तरह का क्राइम हो रहा है तुरंत अपना रिपोर्ट करिए, तुरंत आपका एक्शन लिया जाएगा। नेशनल हेल्पलाइन नंबर है इसमें 1930, जो कि ये प्रोटेक्ट करता है ऑनलाइन क्राइम जितने भी हो रहे हैं, हम नागरिकों के लिए ये बनाया गया। उसमें पनिशमेंट है हैकर्स के लिए, फ्रॉडस्टर्स जो भी है, तो जो धोखेबाज सब जो फ्रॉड का काम करते हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छे, उन लोग के लिए पनिशमेंट इसमें दिया गया। और जो अगर आप टाइम पे रिपोर्ट करते हैं तो मे भी ये फ्यूचर में क्राइम करने के लिए हमें रोक सकता है, हमारी मदद कर सकता है ये। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी फैलाने की जरूरत है हमें। मैं ये समझिए जस्ट लाइक ये अवेयरनेस ही चल रहा है अभी कि कौन कौन से AI का जमाना आ गया है। टाइम टू टाइम हमें अपने आप को अपडेट भी करना चाहिए। अब ये नहीं कि पहले के टाइम में कंप्यूटर नहीं था तो कंप्यूटर्स आ गया तो सिर्फ कंप्यूटर, अब वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है कि हमें भी खुद को टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। तो आज ये चल रहा है, जो ये अवेयर ही हम लोग फैला रहे हैं, अवेयरनेस ही फैला रहे हैं। तो ये हमारा ड्यूटी सिर्फ यहीं तक नहीं है, स्कूल्स में कॉलेज में भी टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी होते रहना चाहिए, होता भी है। इवन ऑनलाइन गवर्नमेंट ये अवेयरनेस भी चला भी रही है कि आप समझे, सावधान रहे। SBI की तरफ से एक आया भी है, सावधान रहे, सतर्क रहे, सतर्क जागरूक बने। इस तरह का एक कोटेशन भी है
सावधान रहें, सतर्क रहें और SBI का यूज करें सतर्कता के साथ है। इसी तरह से कुछ बहुत सारे हर कोई मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये सब चलाया गया। तो क्या रिलेशन है AI और साइबर सिक्योरिटी का, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो AI क्या करता है, ये हेल्प करता है साइबर थ्रेट्स जो था उसको पहचानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, कहाँ पर क्या प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जल्दी ये उसको डिटेक्ट करके, और उसको जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही क्विकली, क्योंकि उसमें जो डाटा हम लोग इनपुट करते हैं, डाटा डालते हैं, वो उसको रिकॉल करके तुरंत उसको हैकर्स को स्टॉप करता है, ऑटोमेटिकली तुरंत उसको स्टॉप करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो हम लोग कैसे अपना साइबर क्राइम को कैसे रोक सकते हैं, तो इसमें मॉनिटर करना पड़ेगा हम लोगों को, सस्पिशियस एक्टिविटी को, जो भी स्पैम फेक अकाउंट्स है उसको ब्लॉक कर दें, और जो कि आगे ये ऐसा करने से हम लोग अपने आप को बचा भी सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कभी फ्यूचर में कोई अटैक ना हो, मतलब हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी ना हो, हम लोग उस पकड़ में ना फंसे। तो इसलिए इसे हमें ये प्रेडिक्ट भी करता है और प्रिवेंट भी करता है। तो ये पिक्चर मैंने उसी से रिलेटेड दिया कि अगर स्कैम किसी तरह का होता है तो प्रोटेक्ट आप साइबरली सिक्योर हैं, इसको ये आपको कोरिलेट करके ये आपको बता रहा है। अब इम्पोर्टेंस क्या है अवेयरनेस का, तो सबसे बचपन से हम लोग ये पर्सन इज बेटर देन क्योर, मतलब अगर कोई बीमारी हो जाए उसको इलाज करेंगे, उससे बेहतर है कि आप पहले से ही सावधान रहें, सतर्क रहें, आप संभल कर रहे हैं कि आपको भविष्य में कोई बीमारी ही ना हो। बस वही है, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत पावरफुल है, उसको बहुत ही चतुराई से यूज करें, अलर्ट रहे, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, खुद भी एडवोकेट हो, दूसरे को भी करें। और हम लोगों को सबसे पहले जो ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन क्या सेफ्टी रूल्स है, इस चीज को हर यूजर्स को, हम आप हर कोई को ये जानना बहुत ही जरूरी है, हम सबों को ये जानना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि समय पे एक स्मॉल स्टेप इन अवेयरनेस, समय पे छोटा सा स्टेप भी आपको और फ्यूचर में बिग प्रॉब्लम, बिग लॉसेस ना हो, उससे आपको ये बचा सकता है। तो अभी हम लोग इसके तीसरे फेज में चलते हैं, होम्योपैथी का इसमें क्या रोल है। तो होम्योपैथी तो सब लोग हम लोग होम्योपैथ्स हैं, तो इसमें मैं सबसे पहले छोटा सा इंट्रो होम्योपैथ के बारे में देना चाहूंगी कि ये हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें इनका कहना है कि ट्रीट्स द पर्सन एज ए होल, नॉट जस्ट द डिजीज। ये सब लोग जानते हैं कि ये बैलेंस करके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ को रखता है। ये एक लॉ पे, लॉ ऑफ सिमिलियस कुरेंटर लाइक्स क्योर लाइक्स प्रिंसिपल पर आधारित है। इसका मिनिमम डोज ही सफिशिएंट है, किसी भी रिक्वायर्ड मतलब कोई डिजीज हो, कोई हो या कोई सिम्टम्स, उसका मिनिमम डोज ही होता है। इंडिविजुअलाइजेशन पे जो वर्क करती है, इसका मानना है कि हर पेशेंट अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअलिटी पर ही ये प्रॉपर वर्क करती है। और इसका हेल्थ में के साथ साथ माइंड और इमोशंस को भी ये कमांड करके रखती है। इसका बहुत अच्छा है। ये इमोशनल इम्बैलेंस जो होता है ना हमारा, उस जब मैंने बार बार इस पर पहले भी हमारा जो सेशन हुआ था उसमें भी मैं बताई थी, क्योंकि देखिए हमारा जो फिजिकल इलनेस होता है ये क्यों होता है, ये सोच ही हमारी है कि हमारा जैसे इमोशनल इम्बैलेंस होगा, माइंड और इमोशंस का बैलेंस नहीं बनेगा तो हमारा फिजिकल इलनेस आएगा ही। कहते मन रोगी तन क्या करे, या मन अगर हमारा दुखी है तो हमारे तन पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो बस इसका मेन वही थीम है कि इमोशनल इम्बैलेंस अगर कहीं से भी हम लोग हो गए, बैलेंस नहीं बना हुआ तो हमारा फिजिकल इलनेस होना ही होना है। तो होम्योपैथी बहुत ही हारमोनियस वे में बॉडी का माइंड के साथ ट्रीटमेंट करके उसको रीस्टोर करती है, ये ट्रीट करती है एंजाइटी, सैडनेस, फियर, स्ट्रेस को बहुत ही इफेक्टिवली ये ट्रीट करती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर कहीं से भी क्राइम होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता है। माइंड पे पड़ना इट मीन्स कि हम लोग उससे सफर हो रहे हैं, तो वो हमारे मेंटल स्टेट को ये सही करता है। होम्योपैथी किस किस में बहुत अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथी फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, टेंशन, स्लीपलेसनेस, तनाव हमारे अंदर आ जाती है। तो मैंने सिंपल सा कॉमन रेमेडीज के ही बारे में अभी चर्चा लिया है। तो कॉमन रेमेडीज है एकोनाइट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीनियम, जो कि हम लोग बहुत सब लोग जानते हैं कि
फॉर फील ग्रीफ एंड इमोशनल शॉक में बहुत अच्छा वर्क करती है। इकोनाइट सडन फियर पैनिक के कंडीशन में काली फॉस मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, उसमें बहुत अच्छा है हमारा इसका वर्क है। मेंटल हेल्थ इन डिजिटल हेल्थ, तो सबसे पहले हमारा डिजिटल, अभी जो डिजिटल हम लोग डिजिटली लाइफ जो जी रहे हैं उसमें डिजिटल हेल्थ, डिजिटली भी हम लोग कैसे हेल्दी रहे उसमें हमारा मेंटल हेल्थ का क्या रोल है। तो सबसे पहले ये इसके पर मैं कहूँगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जो स्क्रीन टाइम जो जा रहा है, डिजिटल जमाना आ गया है, नहीं चाह कर भी हमारे स्क्रीन के सामने रहना है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे बड़ा यही है फैक्टर कि टू मच स्क्रीन टाइम लीड्स इंसोम्निया, एंजाइटी। स्वाभाविक सी बात है, चिड़चिड़ापन होगा, हमारा तनाव, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एंजाइटी होगी। तो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए। इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल कर रही है मेंटल स्ट्रेस को कूल काम करने में। ये बैलेंस बनाती है, इंकरेज भी करती है कि हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, मेंटल स्टेट अच्छा रहे। तो टेक्नोलॉजी स्ट्रेस के लिए भी इसमें हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा है। कॉफिया क्रूडा से ये समझिए कि ये मेडिसिन जो मैं सब ये थेरापेटिक व्यू से ये मेडिसिन सब बहुत अच्छा वर्क करती है। कॉफिया क्रूडा, स्लीपलेसनेस फॉर मेंटल ओवर एक्टिविटी, नक्स भूमिका, इरिटेबिलिटी फ्रॉम ओवरवर्क, काली फॉस फॉर बर्न आउट एंड फैटिग। तो बर्न आउट यहाँ क्या सेंस है, एक ऐसा मेंटल स्टेट जो आप फिजिकल मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए हो बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ये बर्न आउट का मीनिंग यही है, मेंटली एग्जॉशन, टायर्डनेस। उसके लिए कहते हैं काली फॉस नर्व टॉनिक का काम करती है, बिल्कुल वही है, ये बहुत अच्छा इसका रोल है। होम्योपैथी फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, आज का टाइम में मेरा मानना है कि 90% डिजीज तो लाइफस्टाइल डिजीजेज है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रूटीन ही ऐसा हो गया है कि डिजीज होना ही होना है। तो इस पहले तो समझिए कि लाइफस्टाइल डिजीज होती क्या है। डायबिटीज जो भी है, ओबेसिटी, पीसीओडी, हाइपरटेंशन, क्या बिल्कुल ये लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स है, ये लाइफस्टाइल डिजीज ही है। तो इसमें होम्योपैथिक बहुत अच्छे से मैनेज करती है इन सब चीजों को, हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और ये ना सिर्फ जेंटल है, लॉन्ग टर्म हीलिंग भी है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बेस्ट चीज तो इसके नो एनी साइड इफेक्ट्स। तो साइबर क्राइम्स के क्या क्या विक्टिम्स होते हैं, जब जो कोई फंसता है तो सबसे पहले इमोशनली वो ट्रॉमा में चले जाता है। उसे लगता है कि मैं क्या, देखो अब मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि किसी का ये साइबर बुलिंग जो गया, मैंने जो बताया कि ये ऑफलाइन ये धमकी देता है किसी को, रातों रात के मतलब तुरंत में बोलते हैं क्या उसे, वो कौन सा वो वर्ड है, वायरल कर देना। तो जो अगर किसी चीज को गलत ढंग से वायरल कर दिया, किसी को स्कैम में फंसा दे, सोशल मीडिया के थ्रू उसको एक्सपोज कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया, और आप नहीं चाह के भी उस पोस्ट को हटा नहीं सकते, उसको गलत तुरंत वहां से रिमूव नहीं कर सकते, वो उतना ही तेजी से ग्रो करता है। तो उस समय उसका मेंटल डिस्टर्बेंस जो इससे सफर कर रहे होते हैं उसमें कैसा ट्रॉमा होता है, फिजिकली नहीं होता, इमोशनली वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, वो ऐसा उसके साथ स्कैम होता है। तो उसका मेंटल स्टेट पूरी तरह से फियर, एंगर, डिप्रेशन, हर तरह का उसमें वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो मेंटली वो इस तरह का उसमें विक्टिम है ये, कि उसमें वो बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन जो सेलेक्ट वो कराएगी, वो मेडिसिन प्रॉपर इसमें दिया जाता है। तो होम्योपैथी और कंसंट्रेशन का क्या रोल है, तो ये भी बहुत अच्छा, ये इट हेल्प्स स्टूडेंट्स फोकस बेटर, बहुत अच्छा। ये मतलब एग्जाम के टाइम में भी इसमें मेडिसिन बहुत सारी है, सिर्फ इसमें मैंने एनाकार्डियम कालीफॉस का ही जिक्र किया है, और भी मेडिसिन है जो हमारा कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। बच्चों में एग्जाम टाइम में आप बच्चों को एनाकार्डियम दे दे, जो उनका मेंटल वीक है, कोई चीज याद नहीं कर पाते हैं, उनका मेमोरी तुरंत भूल जाते हैं, स्पेशली एग्जाम टाइम में, ये बहुत अच्छा मिरेकल वर्क करती है। इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड होम्योपैथी, मैंने बताया कि हमारी टेक्नोलॉजी हाईली इंटीग्रेटेड हो रही है, तो उसके साथ साथ हमारा होम्योपैथी का भी क्या रोल है। तो मैं बताया कि इंटीग्रेटेड एआई कैन हेल्प डॉक्टर सेलेक्ट मेडिसिन फास्टर। मैंने बताया है कि रिपर्टाइज करके बहुत अच्छा मेडिसिन फास्टली हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्विक डाटा एनालाइज कर सकते हैं, केसेस के रेफरेंसेस दे सकते हैं, और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्फिडेंशियली ये सबको हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन जो कि अभी हम लोग हर कोई यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन, ये सब क्या है, एआई के ये टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो रही है, इतने सारे होम्योपैथिक एप्स आ रहे हैं, मतलब इन सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का
साथ में कंबाइंड करके हम लोग क्लासिकली इसको बहुत ही चतुराई के साथ, समझ के साथ इसका यूज कर रहे हैं होम्योपैथी में। और इस साथ ही साथ हम लोग ऐसा क्या है, हेल्दी डिजिटल हैबिट्स करें, क्योंकि हमारा ये टाइम का नीड है। अकॉर्डिंग ये हमारा नहीं चाह के भी हमें करना ही है। टू मच स्क्रीन टाइम, तो हमें हेल्दी हैबिट्स कैसे ले, टेक स्क्रीन ब्रेक। स्वाभाविक सी बात है, टाइम टू टाइम ब्रेक लें यार। जरूरी नहीं है 24 आवर्स हमें काम करना ही है कि चेयर पर बैठे ही रहो, स्क्रीन टाइम देते ही रहो। बीच बीच में ब्रेक ले, खुद को भी हेल्दी रखे, टाइम टू टाइम नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड करें। जरूरी हो तो योगा करें, रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें। और बहुत सारे, अगर कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी जरूर लें। तो ये सिंपल वे में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर आप नेचुरल एक्टिविटी भी जरूर से करें। तो ये हेल्दी डिजिटल हैबिट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं ऑल इन होल थोड़ा समराइज कर रही हूँ कि AI क्या एक सपोर्टिव टूल है। ये हमारे लाइफ को इम्प्रूव किया है, बैलेंस किया है कि हम लोग इसे फॉलो करके, यूज करके अपने लाइफ को थोड़ा और केयरफुली, इसका जरूरत के अनुसार इसको यूज करें। साइबर सेफ्टी जो कि हर किसी का एक ड्यूटी है, वो जरूर साइबर सेफ्टी का ये को फॉलो करें। और होम्योपैथी के साथ मेंटल और इमोशनली हम लोग जुड़े रहे हैं, इसका सपोर्ट ले अगर, तो ये तीनों का एक साथ में बैलेंस बनाकर हम लोग एक मॉडर्न हेल्थ केयर फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सारे रेफरेंसेस हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि टेक्नोलॉजी गिव्स स्पीड, टेक्नोलॉजी हमें स्पीड जरूर दे सकती है, और होम्योपैथी जो हमें हेल्दी रख सकती है। सो स्मार्ट बने रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी रहिए। सो थैंक यू। हाँ, थैंक यू डॉक्टर दीपमाला जी। अपना पीपीटी को हटाइए आप। ये सर। हाँ, अब पीपीटी को हटा लीजिए। अब पीपीटी आपका, हाँ सर, स्टॉप शेयरिंग नहीं आ रहा है। स्टॉप शेयरिंग आएगा ना आपको, देखिए डिलीट कीजिए, डिलीट कीजिए, डिलीट कीजिए। क्लोज कर रही हूँ तो क्लोज नहीं हो रहा। हाँ, आ गया। चलिए, हो गया जी जी। तो आपका प्रेजेंटेशन तो काफ़ी यूजफुल था। और साइबर क्राइम के विषय में मैं 1 मिनट के लिए कहना चाहूँगा। साइबर क्राइम जो है सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है। और जैसे कहते हैं ना कि जब एटम का खोज हुआ था तो लोगों ने इसको जीवन को अच्छा बनाने के लिए किया था, लेकिन यहीं पर लोग कुछ लोगों ने उस एटम को एटम बॉम्ब बना दिया। उसी तरह से साइबर बॉम्ब भी हम लोग देखते हैं। तो साइबर बॉम्ब को से बचने का एक ही तरीका है कि हम लोग सतर्क रहें और सजग रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है तो ये फ्यूचर ऑफ लाइफ होने जा रहा है, भविष्य का जीवन इस पर आधारित होने जा रहा है। अगर हम लोग अपने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अवेयर नहीं करेंगे तो हम लोग लकीर के फकीर रह जाएंगे। तो सभी को इसका सहारा लेना चाहिए। और आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। सिमी जी, आप इसको क्लोज करेंगे? हाँ जी सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। बहुत ही बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू वेरी मच मैम। और अब टाइम क्योंकि खत्म हो गया है, तो सबको IFPH के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, और सानी सर को भी कि हम सब यहाँ पे नॉलेज एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं। और अब मैं सेशन को इंग्लिश टीम को हैंड ओवर करूंगी। ओवर टू यू सर।